देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। लास्ट में हमने बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्क्राइब किया था कि ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला था ये दोनों जो रेफ्रैक्टिंग एंगल होता है, ये R1 और R2 होता है, उसका समीशन किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है, ठीक। और यहाँ पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड किया था इसका। इसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। I प्लस ई माइनस ए। आई हो गया इंसिडेंट एंगल, ई हो गया इमरजेंस एंगल, ए हो गया एंगल ऑफ फ्रीज। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख करके दी थी आपको। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल, और ए क्या था? एंगल ऑफ फ्रीज, ठीक है। तो चलिए 5-7 मिनट लगेगा, मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। मान लो इस पॉइंट का नाम हमने पी दिया। ये देखिए, ये जो पॉइंट है पी है, ये क्यू है, इस पॉइंट को नाम हमने ओ दिया, ठीक है। हमें प्रूफ करना है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया कि इस एंगल का नाम है थीटा। ध्यान दीजिए, इस एंगल का नाम है थीटा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू में लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू से हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? देखिए ये क्या है, R1 प्लस R2 और ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल ए पी ए क्यू ओ। पी ए क्यू ओ, पी ए क्यू ओ। पी ए क्यू ओ में लिख सकते हैं एंगल ए प्लस थीटा प्लस। अभी देखो ये तो परपेंडिकुलर है, एंगल पी इस कंडीशन में परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री और ये क्या है? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कीजिए तो क्या आ गया? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक चीज प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एज आप क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का नोमेनक्लेचर, इस पॉइंट का नाम हमने दिया एम दे दिया। ये जो यह इसे हमने एम दे दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा, ठीक है। ठीक है, देखिए ट्राइंगल, देखिए एम पी क्यू। ट्राइंगल ध्यान दीजिए, ट्राइंगल एम पी क्यू, एम पी क्यू, ठीक है। ट्राइंगल एम पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल एम पी क्यू में ये वाला एंगल जो एक्सटर्नल एंगल है,
तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के समेशन के इक्वल होगा। यानी हम बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एम पी क्यू एंड एंगल एम क्यू पी। एम क्यू पी, ठीक है, एंगल एम पी क्यू और एंगल एम क्यू पी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पूरे के पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री और ये है R1, तो इसे हम बोल सकते हैं 90 माइनस R1, ठीक है। तो एंगल एम पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस R1। यहाँ हमने लिख दिया 90 माइनस R1 प्लस, ठीक है। ये हो गया, या नहीं तो एक मिनट, ये 90 माइनस R1 नहीं होगा, ये जो 90 डिग्री है पूरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ये क्या है, ये यहाँ से रेड लाइन तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये इस एंगल से लेकर के यहाँ तक, इस एंगल से लेकर के कहाँ तक, ये एंगल ई है। और उसी तरह ये एंगल आई है, इसका जस्ट अपोजिट का एंगल ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई माइनस R1, आई माइनस R1 प्लस, उसी तरह ये देखो, ये एंगल ई है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा ई, लेकिन इतना छोटा सा पार्ट क्या हमारा R2, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा एम क्यू पी, वो क्या हो जाएगा ई माइनस R2, ई माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो यहाँ से आई प्लस ई की यहाँ लिख देंगे आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 ए, हम प्रूव कर चुके हैं, यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो सिंपल फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म में आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देता हूँ। ठीक है, फिर अब इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, डेरिवेशन नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया कि एग्जाम में आएंगे, मैं डेरिवेशन इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड इस डेरिव कुछ ऐसा कंडीशन दे देगा कि इस मेथड जो हमने ये मेथड बताया है, इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेरिवेशन आपको कभी नहीं पूछेगा कि प्रूफ कीजिए आई प्लस ए माइनस ए होता है डेरिवेशन इज इक्वल टू, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन मेथड का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस किया है कि इफ एंगल ए इज लेस देन, एक चीज और देख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इफ एंगल ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री। अगर स्मॉल प्रिज्म है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 10 डिग्री से कम है, देन डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो उस अगर कहीं हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा रहे, 10 डिग्री के लगभग रहे, तो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो डेरिवेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, अब डेविएशन हमारे पास आ गया है, डेविएशन इज इक्वल टू आ चुका है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल फॉर मिनिमम डेविएशन,
फॉर मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन के लिए होगा आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा और R1 इज इक्वल टू R2 होगा। मिनिमम डेविएशन की जब हम बात करेंगे तो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि आई इज इक्वल टू ई होगा, ठीक है, मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा मिनिमम, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए, सॉरी नहीं, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ए नहीं, ठीक है। आने के हम मैं इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ, एक सिंगल डायग्राम बनाऊंगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, मिनिमम डेविएशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो ये जो लाइट है ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा। और हम यहाँ से अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल ई हो गया और ये एंगल जो है यहाँ, ये एंगल R1 हो गया और ये एंगल क्या हो गया R2। तो देखिए ये मिनिमम डेविएशन केस में जो बेस के पैरेलल होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग रेट जो है वो बेस के पैरेलल होगा, और यहाँ पर जो हमारा डेविएशन आता था वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, सबसे कम डेविएट होगा, ये जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम आपका, ठीक है। ये ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई की जगह पर आई लिख दिए, माइनस ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, या तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ठीक है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। और लिख सकते हैं, और हम यहाँ क्या जानते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या आ गया है, R1 इज इक्वल टू R2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R लिख दो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो यहाँ 2R इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू ए बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जनरली हमें फाइंड करने के लिए देता है, जनरली अब देखिए हमारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बात है, एक आई इज इक्वल टू समथिंग आ गया है और एक आर इज इक्वल टू क्या है, समथिंग आता है, ठीक है। तो अब सपोज दैट ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अब आपसे बोला गया है कि इस म्यू को फाइंड करना है, तो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है, इस म्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, किसी भी सरफेस के ऊपर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ए बी सी, ए बी सरफेस के ऊपर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हमने R माना है, तो म्यू साइन R लिख दिए, तो यहाँ से जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकल करके आएगा वो आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आई की जगह वैल्यू लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, और आर की जो वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे वो लिख देंगे ए बाई टू, ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसका डेरिवेशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं डिस्पर्सन के बारे में। ठीक है, हटा दो इसको, ले चुके हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, अब हम आते हैं डिस्पर्सन के बारे में, देखते हैं ये डिस्पर्सन क्या होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन होता है, कि जिसका जितना ज्यादा म्यू वो उतना ज्यादा क्या होता है, डेविएट होता है, यानी बेंडिंग, डेविएशन आने की बेंडिंग, वो उतना बेंड करता है। मेनली जिसका जितना ज्यादा म्यू वो उतना ज्यादा बेंड करता है। और म्यू जो रहता है वो रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा रहता है। ठीक है, आने की ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा, यानी लेमडा ज्यादा तो म्यू कम, और म्यू कम तो बेंडिंग भी कम, म्यू कम तो बेंडिंग भी कम। और अगर लेमडा कम तो म्यू ज्यादा, और म्यू ज्यादा तो बेंड भी क्या हो जाएगा, बेंडिंग भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम इस डिस्पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, प्रिज्म है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, और ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट जाना किधर चाह रही, इधर इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। ठीक है, तो अब इसके पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट में 7 कलर है, रेड से लेके विबग्योर है। तो सबसे मैक्सिमम किसका होता है, वेवलेंथ रेड का। तो रेड रेड जो है थोड़ा सा मुड़ता है यहाँ, रेड लाइट हो गया। और वायलेट जो रहता है, वायलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू, वो थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है, फिर यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर भी रेड लाइट थोड़ा सा मुड़ेगा, ये जाना इधर चाहेगा, लेकिन ये डेविएट थोड़ा सा करेगा इस डायरेक्शन में रेड। और ये वायलेट वाला जो रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा डेविएट करेगा ऐसे। क्योंकि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा तो उसमें बेंडिंग क्या होती है, कम क्यों होती है। ठीक है, तो रेड, यहाँ पर रेड हो गया, और ये क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब जो बाकी के जो रिमेनिंग कलर है वो क्या हो गया, यहाँ पर स्क्रीन पर पाए जाते हैं। ये जो फेनोमेना है लाइट का अलग अलग जो करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कलर। ठीक है, व्हाइट लाइट के जो कलर्स हो जो अलग अलग स्प्लिट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायलेट, ये डिस्पर्सन। और ये जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, रेड हो गया, और ये वायलेट हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि व्यूर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, नहीं व्यूर, ये वाई यहाँ आता है, ओ यहाँ आता है, आर ये होता है, ये रेड। तो ये सारे कलर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी सारी चीजों को ये करके दिया जाता है। देखिए, इसमें और भी बताने की बहुत सारी चीजें हैं, डिस्पर्सिव पावर ये वो, लेकिन
कोई आपके लिए नहीं है ना। तो अगर एनसीईआरटी में दिया रहता तो मैं बता देता सारी चीजें, एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे लिए आपका जो कंप्लीटली फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके एनसीईआरटी में होता तो मैं बता देता बकायदा, वो आपके 12th के इस बार के पेपर में आना है या नहीं आना है इररेस्पेक्टिव, इन सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने एनसीईआरटी रखती है, एनसीईआरटी में है तो मैं बता दूंगा। और अगर जिन इनसे आगे भी जो डिटेल में डेप्थ में भी जानना चाहते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं टारगेट बैच में, ठीक है, एक बार मैंने मतलब सर से और मैम से बात करने के बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब एक टर्म डिस्कस किया आपके एनसीईआरटी में, क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन ये होता क्या है, ये 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्रोमेटिक एब्रेशन जो होता है वो होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मेरी आवाज सही जा रही है, वॉइस क्लियर है? यस। के फैलने की वजह से होता है, स्प्लिट की वजह से होता है। इसमें होता क्या है पहले मैं लिख देता हूं। when white light passes through, white light passes through thick lenses, thick lenses, ठीक है, पॉइंट। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, सातों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है वेवलेंथ के हिसाब से। तो रेड एंड ब्लू कलर फोकस एट डिफरेंट पॉइंट, फोकस एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रिएशन। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रिएशन, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ले लिए? अब देखो क्रोमेटिक एब्रिएशन होता क्या है। ये लेंस है, तो ये थिक लेंस है, ठीक है। हम जनरली जो लेंस यूज करते हैं वो थिन होता है, यहाँ क्या है, थिक लेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। तो अब देखो इसके पास क्या है, रेड कलर भी है, अलग अलग सब सारे कलर का अलग अलग ही रहेगा। इसमें क्या, रेड कलर जो है कम कम मुड़ेगी, यानी रेड कलर ये से सीधा है, थोड़ा सा यहाँ से मुड़ी और ये यहाँ पर आई रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का वेव। लेकिन अब जो ब्लू कलर या वायलेट कलर की बात करते हैं वो ज्यादा मुड़ेगी और ये यहाँ पर आ गई। देखो रेड कलर कितना मुड़ी है, इतना, थोड़ा सा, और इसी कंपैरिजन वायलेट कलर कितना मुड़ गई, इतना मुड़ गई, तो ज्यादा मुड़ गई है। तो अब देखो
ये फोकस लेंथ, ये फोकस ऑफ रेड कलर हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस ऑफ वायलेट कलर हो गया। ये वायलेट कलर कहते हैं, ब्लू कलर कह दो। तो देखो अब और बाकी रिमेनिंग लाइट यहाँ से यहाँ तक पाए जाएंगे। तो फोकस किसी एक शार्प पॉइंट पर नहीं होगा, तो इसका जो फोकस होता है वो किसी एक शार्प पॉइंट पर नहीं हो पाएगा। और जब शार्प पॉइंट पर किसी मतलब शार्प आने की एक फिक्स एक पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, जब इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, ब्लर होगा। यहाँ पर लिख देते हैं फोकस क्या है, ब्लर हो। क्योंकि एक जगह पर विजिबिलिटी नहीं रहेगी, और इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ब्लर। इसलिए हम क्रोमेटिक एब्रिएशन से बचते हैं, और क्रोमेटिक एब्रिएशन से बचने के लिए क्या है, हम थिन लेंस का यूज करते हैं। क्या होना चाहिए, एकदम थिन लेंस। ये हम थिक लेंस का यूज किए हैं। इसीलिए जब भी हम लेंस को पढ़ते हैं तो उस समय बोल दिया जाता है थिन लेंस। तो थिन लेंस क्यों होता है, थिन लेंस का हम यूज करते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन से बचने के लिए। क्रोमेटिक एब्रिएशन वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। यस सर। चलिए, सर लावण्य को ज्वाइन कर लीजिए। कर लिया ज्वाइन कर लिया। देखिए, अब देखिए एक बार चले जाइएगा डाटा। अब देखिए, अब यहाँ पर डाटा का भी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है टेबल 9.2 में। टेबल 9.2 में आपको गिवन है सबका वेवलेंथ दिया हुआ है, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किस में क्या होता है। तो आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ तो आसान, जैसे वायलेट है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, जो भी है, तो उसको आपको क्या बोलेगा, सीधा का सीधा आप किसमें एडजस्ट कीजिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह इस बार जेई में एक क्वेश्चन आया है, 4 मटेरियल दे दिया था, कॉपर दे दिया था, एल्यूमिनियम दे दिया था, स्टील दे दिया था, या कोई और मटेरियल दे दिया था। उसमें बोला था कि आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेसिस्टिविटी में एडजस्ट कीजिए। तो भाई दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस सारा का सारा डाटा ऐड करके रखेगा। तो कम से कम उतना डाटा दिमाग में जरूर रख सकते हैं आप लोग जो एनसीईआरटी में गिवन है। या नहीं तो इतना आइडिया रख सकते हैं कि इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका उससे कम होता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में ये ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। आप लोगों के लाइफ में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका होगा। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। रेनबो के बारे में हम पढ़ते हैं। ये रेनबो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, रेनबो क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमोस्फेयर। रेनबो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ, मेरे ख्याल से ब्लू पेन की विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ठीक है, इस पर किसकी वजह से होता है, बाय द वाटर ड्रॉप्स इन एटमोस्फियर।
चलिए अच्छी बात है। वाटर ड्रॉप, ठीक है राघव, ड्रॉप्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में होता है, उसकी वजह से हमें दिखता है। तो इसमें होता क्या है? इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट। इसमें सिर्फ डिस्पर्सन नहीं होता है, पहले मैं बताता हूँ क्या क्या होता है, फिर डायग्राम में दिखा दूंगा कैसे कैसे होता है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, किसका किसका कंबाइंड इफेक्ट ऑफ देखते हैं, डिस्पर्सन, रेफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कभी कभार आपको एग्जाम में देगा कि रेनबो किसकी वजह से होता है, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। तो किसी किसी बुक में स्कैटरिंग भी इसमें कंसीडर किया हुआ, ठीक है, स्कैटरिंग आगे बताऊंगा, लेकिन आपका आंसर सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में यही 3 रीजन दिए हैं, चौथा रीजन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं जाना है, ठीक है। इसका होता है ऑफ सनलाइट, सनलाइट का होता है, कौन करता है? वाटर ड्रॉप्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे होंगे, अगर आप लोग सोचे होंगे 10th क्लास में, तो ये सोच ली, ये क्या है? हमारा रेनड्रॉप, ठीक है। अब क्या है, यहां से ऊपर से आया, सनलाइट आया यहां से, सनलाइट, तो अब जो है इसका नॉर्मल कुछ यहाँ पर सेंटर पर होगा, इतना मैं ड्रॉ करके टिपिकल नहीं बनाऊंगा, इसका हर पॉइंट के ऊपर जो जो नॉर्मल रहता है वो सेंटर से होकर के गुजरता है, कि सेंटर पर होगा, ठीक है। अब देखो ये है हमारा एयर का मीडियम, यानी कि ये है रेयरर और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसमें लाइट जो है बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये जो इधर जाना चाह रही थी लाइट, अब वो क्या होगी, थोड़ी सी इधर मुड़ेगी, और ये रेड लाइट, ये मान लो ये ऐसे जाना चाह रही थी, तो ये रेड लाइट यहाँ मुड़ गई। लेकिन इसमें तो और भी कलर्स होते हैं भाई, वायलेट, ब्लू, ये सारे कलर भी होते हैं, तो वो कलर वो थोड़ा सा ज्यादा मुड़ेगी और वो यहाँ पर आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्पर्सन कर दिया, डिस्पर्सन तो हो चुका है, इसका एक फेनोमेना हो चुका है, यानी चलिए कंप्लीट कीजिए, अपना डिस्पर्सन कर दिया हमने। उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या, यहां से जितना एंगल बनाया वही होगा, तो यहां से देखो ये जो है नॉर्मली यहाँ आ गया, कुछ एंगल बनाया, तो ये जो है यहाँ से एंगल बनाते हुए यहाँ पर आ गया लाइट, और ये भी कुछ एंगल एंगल बनाया, एक कम एंगल बना रहा है, तो ये जो है कुछ थोड़ी सी इधर इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, लाइट हो गया, ये रेड और ब्लू। अब उसके बाद क्या होता है, फिर ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो डिस्पर्सन हो गया, और इस पॉइंट पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होना बाकी है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये थोड़ी जो है इधर इधर मुड़ गई, और ये जो है एंगल थोड़ा इधर न जाने छोड़ करके थोड़ा इधर मुड़ गया, ठीक है, सॉरी, ये जो है यहाँ मुड़ गया, ठीक है। यानी रेड लाइट अलग रास्ते में चली गई और ये अलग रास्ते में चली गई, और ये सनलाइट हो गया, ठीक है। पैरेलल मत समझिएगा, वो अपना डायग्रामेटिक थोड़ा डायग्राम की वजह से हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में रहता है वायलेट कलर और नीचे में हमारा क्या रहता है, रेड कलर।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन लोग का डेविएशन कितना रहता है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो रहता है, ये जो वायलेट कलर जो हमारा रहता है वो कितने डिग्री का एंगल पर बनाता है, यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बनाता है सनलाइट के साथ में। और रेड कलर जो है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 42 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी इन दोनों के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का। ठीक है, और इस तरह से इमेज फॉर्म, ये किसका नाम है, रेन ड्रॉप, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन है अभी ये कंप्लीट नहीं है और मैं बोल दिया कि ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इतना ही बता दिया जाता है। आप बताइए इसमें आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, जब आप लोग रेनबो देखते होंगे, जब आप लोग रेनबो देखते होंगे तो उसमें आप लोग ये देखते होंगे कि रेड कलर ऊपर रहता है और वायलेट कलर जो हमारा रहता है वो नीचे रहता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर बना दिया वो क्या है, वायलेट कलर को ऊपर दिखा दिया और रेड कलर को क्या दिखा दिया, नीचे दिखा दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं उसका डायग्राम नहीं बनाता हूं, मैं सेम होगा। अब एक और यहाँ पर नीचे बनेगा, तो मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करता हूं। वेरी गुड स्नेहा। देखिए ये रहा, देखो ये रहा। ठीक है, देखो ये फेनोमेना हम मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये ब्लू, ये वायलेट यहाँ पर आ गया, रेड यहाँ हो गया, एक ड्रॉप का। ठीक है,